नाज़रीन, अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की फौज पर एक मरतबा फिर NDS RA के दहशत गर्दों ने हमला करने की साजिश की है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की फौज के एक कैप्टन और एक सिपाही शहीद हो गए हैं। एक दहशत गर्द भी मारा गया है। पाक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान की फौज बाड़ लगा रही है, फेंसिंग कर रही है ताकि दहशत गर्दों को पाकिस्तान पर हमले करने से रोका जाए। यही वजह है नाज़रीन किराम, दुश्मन पाकिस्तान के नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सरहदों को महफूज रखा जाए, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने पाक अफगान बॉर्डर पर 70 से 80% के करीब काम मुकम्मल कर लिया है और NDS और RA और इसी तरह से इसराइल और दीगर दुश्मन ताकतों के जो दहशत गर्द थे उनको पाकिस्तान आने से रोक दिया है। यही वजह है अब वो पाकिस्तान की फौज पर बुज़दिलाना हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने कहा है कि पाक ईरान बॉर्डर पर भी फेंसिंग होगी और इसी तरह से पाक अफगान बॉर्डर पर भी होगी। दहशत गर्दों को पाकिस्तान आने से रोका जाएगा और अफवाज पाकिस्तान के हौसलों को या पाकिस्तान के अवाम के हौसलों को पस्त नहीं किया जाता है। दहशत गर्दों के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर घुसकर और इसी तरह से ईरान के अंदर जहां कहीं दुश्मन बैठे होंगे उन पर हमले किए जाएंगे, उनको मारा जाएगा। से है भारत की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रिपोर्ट जारी की है कि दिल्ली के अंदर बड़े बड़े हमले हो सकते हैं, जिसमें मोदी की हुकूमत को भी टारगेट किया जा सकता है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं इस वक्त चाइना के साथ मोदी ने पंगा लिया हुआ है और चाइनीज फौजें भारतीय फौजियों को मार रही हैं। ऐसे में नाज़रीन किराम, मोदी दहशत गर्द एक नया प्लान कर रहा है कि किसी तरह से दिल्ली के अंदर हमले करवा के, जाली हमले करवा के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाए, मकबूजा कश्मीर पर लगा दिया जाए, मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन के नाम कर दिया जाए इन हमलों को, और फिर तवज्जो भारत के हिंदू इंतहा पसंदों की, दहशत गर्दों की और चीन के साथ जो हजीमत है उससे हट जाए और चाइना और भारत की जो लड़ाई है उससे लोगों का जो तवज्जो है वो हट कर किसी और तरफ हो जाए। यही वजह है नाज़रीन किराम, मोदी हुकूमतें अब अपने खिलाफ होने वाली बगावत को कुचलने के लिए इस तरह के जाली थ्रेट जारी कर रही है। चाइना और भारत के दरमियान जो लड़ाई जारी है, ऐसे में भारतीय फौज का मोराल पस्त है और भारतीय फौजी चीन से मुकाबले के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि चाइनीज़ फौजों के पास ऐसे हथियार हैं कि जिनके आगे से कील लगे हुए हैं, लोहे की सलाखें हैं, राड हैं जिनके ज़रिए से वो मारते हैं। तो भारतीय फौजियों के हौसले बढ़ाने के लिए मोदी ने एमरजेंसी फौज के फंड का ऐलान किया है, जिसमें भारी भर अलाउंस दिए जाएंगे सरहद पर मौजूद फौजियों को, और ये आर्जी तौर पर इसलिए दिए गए हैं ताकि भारत की फौज को एक तरह से हौसला दिया जा सके कि वो चाइनीज़ फौज से मुकाबला कर सकें। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं चाइनीज़ फौज से भारतीय फौजी भला कैसे मुकाबला करेंगे। 76 के करीब लोग जख्मी हुए भारतीय फौज के और 50 के करीब लोग मारे गए और इस वक्त भी काफ़ी भारतीय फौजी मिस हैं और वो गुम हो चुके हैं। तो वो पाकिस्तान से मार खाते हैं, चाइना से मार खाते हैं, नेपाल से मार खाते हैं, भला वो कैसे मुकाबला कर सकते हैं और उनको चाहे जितने मर्जी फंड दे दिए जाएं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के खिलाफ जहां यूरोपीय नेटो मालिक के साजिशें कर रहे हैं, वहीं नाज़रीन किराम यूरोपीय मालिक के जो कारिंदे बैठे हुए हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, वो भी तालिबान को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि तालिबान और अमरीका के दरमियान जब से एग्रीमेंट हुआ है, तालिबान हमलों में इजाफा हुआ है और इसी तरह से निहत्ते शहरियों को भी तालिबान मार रहे हैं। यही इल्ज़ाम काबुल इंतज़ामिया भी तालिबान पर लगाती है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है कि ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुहिम है और इल्ज़ाम है। तालिबान निहत्ते शहरियों पर हमला नहीं करती है, जो दुश्मन है काबुल इंतज़ामिया के उनको मारा जाता है और काबुल इंतज़ामिया के दरिंदे निहत्ते शहरियों को मारते हैं, मस्जिदों में हमला करते हैं, उलमाए किराम को शहीद करते हैं। उनके खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा क्यों रिपोर्ट जारी नहीं करती? नाज़रीन किराम, इतलात ये हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब ने दोहा के अंदर तालिबान क़यादत से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर वगैरह से मुलाकात की है और जो इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात हैं, फ्यूचर में तालिबान की हुकूमत कैसी होगी, अक़वाम मुत्तहिदा के वो रुकन बनेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में आएंगे या नहीं आएंगे, कैसे मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखेंगे, इन तमाम उमूर पर डिस्कशन हुई है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, तालिबान के आज के हमलों के अंदर तकरीबन 10 से 15 के करीब लोग मारे गए हैं और 25 से ज़ायद अहलकारों ने मुख्तलिफ सूबों में तालिबान के सामने सरेंडर किया है। भारी साज़ो सामान भी तालिबान के हाथ में आया है।
ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اعلان کیا ہے کہ بہت جلد ترکی دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ان کی حکومت آئی تو 200-250 کے قریب ڈیم تھے، لیکن اب انہوں نے 18 سالوں کے اندر 550 سے زائد ڈیم بنا دیے ہیں، مختلف پلوں کی تعمیر کر دی ہے، بڑے بڑے پروجیکٹ لگائے ہیں، جس سے ترکی کی اکانومی کو، زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اور 2023 تک ترکی دنیا کے جدید تمام کے تمام جو صلاحیتیں ہیں ان میں خود کفیل بھی ہو جائے گا، خود مختار ہو جائے گا، بالخصوص جنگی اور دفاعی ٹیکنالوجی میں ساتھ ساتھ دنیا کے ٹاپ کی 10 جو اکانومیز ہیں ان میں بھی ترکی کا شمار ہونے لگے گا۔ ایران کی معیشت زوال پذیر ہے جب سے امریکی پابندیاں لگی ہیں، اور اسی طرح سے جب سے کرونا آیا ہے تب سے ایرانی معیشت زیادہ زوال کا شکار ہو رہی ہے، اور $1 کے مقابلے میں 2 لاکھ ایرانی ریال بنتے ہیں، یعنی کہ 2 لاکھ ایرانی ریال کے بدلے میں آپ کو $1 ملے گا۔ امریکہ کے مشہور اخبار نیو یارک ٹائمز کے ایک کالم نگار نے دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن کے اندر جو امریکی صدر ہیں یہ دراصل چین کے بندے ہیں، چین کے لیے کام کرنے والے ہیں، اور الیکشن میں جو چین ہے ان سے انہوں نے مدد بھی مانگ رکھی ہے، اور اس سال جو الیکشن ہوں گے اس میں چین ہی کی مدد سے، اگر ٹرمپ جیتے تو وہ چین ہی کی مدد سے جیتیں گے۔ بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پہلی مرتبہ اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ چین کے خلاف حملوں کی تیاری کر لی جائے۔ مودی حکومت نے بھی راج ناتھ سنگھ کو حکم دیا ہے کہ چائنیز فوجوں پر حملے کر دیے جائیں، اگر چائنیز فوجیں بھارتی علاقوں سے نہ نکلیں یا بھارتی علاقوں کا قبضہ نہ چھوڑیں تو ناظرین کرام، چین اور جاپان کا جھگڑا ہے درجنوں ان جزیروں پر جو سمندر کے اندر واقع ہیں۔ جاپان کا کلیم یہ ہے کہ وہ ان کے جزیرے ہیں، جبکہ چائنا ان کو اپنے جزیرے تصور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، جب بھارت اور چائنا کے مابین تنازع شروع ہوا تو جاپان نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا، اور جاپان نے آسٹریلیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ بیک ڈور رابطے شروع کر رکھے ہیں، اور امریکہ بھی جاپان کی پشت پر کھڑا ہوا ہے۔ کرام، عرب ریاستیں ترکی کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ کے اندر عربوں کی ترکی کے ساتھ ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے۔ جس طرح سے خلافت عثمانیہ کے توڑنے کے موقع پر عرب ریاستوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگ کی اور مختلف استعماری طاقتوں کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کو توڑا۔ اسی طرح سے اب اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مصر نے براہ راست ترکی کے خلاف لابنگ شروع کر دی ہے، اور سعودی عرب بھی مصر کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ مصر کی سلامتی سعودی عرب کی سلامتی ہے۔ مصر پر کسی نے حملہ کیا تو سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا۔ مصر کے ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی، جس نے محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹا تھا، انہوں نے لیبیا کے اندر فوجیں داخل کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ ترکی کو لیبیا سے نکالا جائے، لیکن لیبیا کے اندر موجود لیبی حکومت نے اور ترکی کی فوجوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مصر لڑنے کے لیے آئے گا تو مصر کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا، مصر کے اندر بھی ترکی اپنے فوجیں داخل کر لے گا۔ ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔